गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन आगे बढ़ाते हैं अपने ठोस अवस्था पाठ को। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि संकुलन दक्षता किसे कहते हैं कि किसी ठोस के संपूर्ण आयतन में से गोले कितने आयतन घेरते हैं वह उसकी क्या कहलाती है बेटा, संकुलन दक्षता कहलाती है। उसकी गणना करनी है, इस पर एक दो न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं एससीपी, एफसीसी और सीसीपी के जो है संकुलन दक्षता की गणना। संकुलन दक्षता तो सबसे पहले एफसीसी या सीसीपी व्यवस्था क्या होती है, तो इसका अपन चित्र बनाते हैं। और आपको चित्र बनाया था कि वह एक कोशिका जिसमें कहां आते हैं अवयवी कण, कहां होते हैं बेटा, अवयवी कण कहां रहते हैं कि वह कोशिका ना जिसमें कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पे तो लगा नहीं है, कॉर्नर पे तो है ही है। इसके अलावा फलक के केंद्र, तो ये फलक का केंद्र है। कोई भी एक फलक ले लीजिए, अपने 6 फलक है बेटा, उसमें से आपके एक विकर्ण ज्ञात करना है, ये वाला विकर्ण निकालना है अपन को। और मान लीजिए माना घन की भुजा, घन की भुजा क्या हो बच्चों, भुजा या इसको क्या कहते हैं, कोर है बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, कोर की लंबाई। कोर की जो लंबाई है वो अपन ले लेते हैं ए, क्या ले लेते हैं ए, ये ए हो गई। ये एक त्रिभुज ले लेते हैं बेटा ए बी सी, और ये ले लेते हैं विकर्ण बी। अपन को विकर्ण निकालना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह जानते हो आप, विकर्ण स्क्वायर बराबर लघु स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी वो AC क्या है बेटा, भुजा, इसको B स्क्वायर मान लीजिए। AC अपने जो भुजा क्या है बेटा, B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कहां है ये AC की निकालनी है, ये AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये अपन ने लिख दिया B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर और A स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर क्या हो गया रे बच्चों, 2A स्क्वायर। B बराबर हो गया √2A। तो आपसे पूछेंगे B का मान कितना है, तो याद रखना √2A कितना है। अब आपको एक चीज समझेंगे, चूंकि B बराबर 4R, बताओ कहां से आया कि ये जो त्रिज्या है, गोला आधा बाहर है, ये यहां से यहां तक हो गई बेटा R, ये यहां से यहां तक हो गई 2R, और ये जो हो गई R। तो ये B 4R के बराबर है, तो वो लिख सकते हैं 4R बराबर √2A। और अपन को A निकालना है घन की भुजा, क्यों, क्योंकि आयतन भुजा का क्यूब होता है बेटा। तो A बराबर क्या हो जाएगा 4R बटा √2। इसमें √2 का ऊपर और नीचे भाग दोगे आप, √2 से ऊपर और नीचे गुणा करोगे, इसको सरल करोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2√2R। तो घन की भुजा इसमें ज्ञात हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जो है आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों भुजा आ गई और आपको ये निकालनी थी। अब संकुलन क्षमता का सूत्र बोलिए क्या होता है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता बराबर किसकी, एफसीसी की। तो क्या सूत्र है बेटा, 4 गोलों द्वारा, 4 कहां से आया बता रहा है, 4 अपन एफसीसी में कड़क संख्या 4 होती, 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा घन का कुल आयतन, घन का आयतन या घनीय कोशिका हो गई, तो घन का आयतन इंटू 100। ये अपन को इसमें मान रखना ए का। तो प्यारे बच्चों ये चित्र बना लिया होगा आपने। चित्र बनाने के बाद इसमें आपको मान रखना है। तो ए का मान आपके पास में आ गया क्या, ठीक है। तो एफसीसी में क्या बोले 4 है, गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब बटा घन की भुजा है a क्यूब इंटू 100। a का मान एक तो बताओ क्या है, वो रहा a का मान आपने निकाला जो 2√2R। एक R में निकाल सकते हो त्रिज्या, इस पर यदि एफसीसी की त्रिज्या का फॉर्मूला पूछे, रेडियस का फॉर्मूला पूछे, तो भी आपके पास में है 2, त्रिज्या निकालनी तो ये हो जाएगी a/2√2। तो ये त्रिज्या का फॉर्मूला भी ध्यान रखें और यहाँ मान रख दें बेटा। तो ये आ जाएगा 4 चौक, इसको गुणा कर ले, 4 चौक 16/3 पाई का मान भी रख दें R क्यूब ले लो, और a का मान है 2√2R का होल क्यूब इंटू 100। इसको आप काफी सरल कर सकते हैं,
इसको जब सरल करेंगे तो अब यहाँ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, इसको जब पूरा आप सरल करोगे तो आंसर आएगा 74%, 74%। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अपन को पता प्रमेय की तरह सिद्ध है। उसके बाद में अपन को कहते हैं ये है एफिशिएंसी, मतलब भरा हुआ है, तो खाली स्थान कितना हो गया, तो यहाँ अपन ले सकते हैं एफसीसी में रिक्त स्थान कितना हो जाएगा बेटा कि 100 में से घटा लेंगे, 100% है, इसे 74 घटा लेंगे तो 26% इसमें वैकेंट स्पेस हो गया, खाली जगह रिक्ति, ठीक बेटा। और ये है एफसीसी की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये थी एफसीसी के संकुलन क्षमता की गणना। इसी प्रकार हम करेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में संकुलन क्षमता की गणना। तो हेडिंग लगाइए बच्चों बीसीसी, फुल फॉर्म है काय केंद्रित, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना, संकुलन दक्षता की गणना आपको करनी है बच्चों। इस बार आप कण कहां रखोगे, तो प्यारे बच्चों इस बार काय केंद्रित, काय में रखना है, किसे काय केंद्रित, तो ये देखिए आप चित्र से समझ में आ जाएगा कि वह व्यवस्था जिसमें कॉर्नर पे तो हो गई, तो पहला काम तो घन बना लीजिए, घन बनाने के बाद में कॉर्नर पे तो रखना ही है, और इनको क्या करना है, स्पर्श करना है। निबिड़ संकुलन में नजदीक स्पर्श नहीं करेंगे तो फिर क्लोज कैसे होगा, तो ऐसे गोले बनाओगे आपस में स्पर्श करें, कॉर्नर पे रख दिए, और काय के केंद्र में रखना है, ये रहा काय। तो इस बार पहले तो विकर्ण निकाला था, इस बार अपन को जैसे मान लीजिए कोई कमरा है तो उसके सेंटर में से, केंद्र में से ये निकलना चाहिए विकर्ण, तो अपन को कौन सा निकालना है बेटा, ये विकर्ण निकालना है, इस बार सी निकालना है। त्रिभुज का नाम दे देते हैं EFG ये। और इस बार क्या होगा कि जब आप केंद्र में जाओ तो एक फर्श, नीचे फर्श चाहे ऊपर छत, ये तो आएगा, तो एक फलक भी आएगी, तो ये B हो गया, घन की भुजा आपकी A हो गई, ये C निकालना आपको। तो वही पाइथागोरस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, EFG, त्रिभुज EFG में बोलिए क्या हो गया, C स्क्वायर इक्वल्स टू, C स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्यारे बच्चों B का मान आपको पता है, अभी निकाला था, √2a के बराबर है, तो मान रख दो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है। C बराबर हो जाएगा √3a। और वही प्यारे बच्चों C बराबर क्या होता है 4r, कहां से आया चेक करना है, 4r कहां है कि ये गोला देखो आधा बाहर की तरफ है, तो ये r ही हुआ, यहां से यहां तक r, ये पूरी त्रिज्या आ रही है 2r, व्यास हो गया पूरा, और ये यहाँ पर r ही आ रहा है, तो ये r 2r और r इन सबको जोड़ेंगे तो ये 4r के बराबर है, तो 4r बराबर √3a, मुझे a निकालना है तो √3a a निकालना ना, तो ये 4r बाई √3 हो जाएगा a का मान। और त्रिज्या भी पूछे कभी कभी, तो त्रिज्या निकालनी r बराबर क्या हो जाएगा √3a बाई 4a, तो ये त्रिज्या निकालनी हो किसमें, BCC यदि हो और कोण की लंबाई दे रखी हो तो आप त्रिज्या आराम से निकालते हैं √3a बाई 4 से, तो ये मान हो गया काय केंद्रित का ये चित्र बनेगा। उसके बाद C किसके बराबर √3a के बराबर है बेटा, इस प्रकार a निकालना पड़ेगा, और a आने पर उसका क्या करना है, a क्यूब, भुजा का क्यूब करना है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करेंगे अपन, बोलिए आप, चित्र बन चुका है, तो संकुलन क्षमता का सूत्र बोलो, तो अपन लिख देंगे संकुलन दक्षता किसकी, किसमें बेटा, BCC में, क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, दो गोलों का आयतन, दो गोलों का आयतन, कहां से आए दो, क्योंकि काय केंद्रित घनी व्यवस्था में कणों की संख्या 2 होती है, इसलिए 2 आया है। जैसे क्या बेटा, घन का कुल आयतन, घन का आयतन इंटू 100, ये कितने, ये भी पता है हमको 68% पर, कैसे आया प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें अपन मान रख देते हैं
2 इंटू गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, घन का आयतन होता है a क्यूब इंटू 100 कर देंगे साहब, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये हो गया 8/3 22/7 आर क्यूब। ए क्यूब का मान क्या है, ये रहा ए क्यूब का मान था आपके, ए का मान क्या था भाई, ए का मान था 4r/√3, ये तो था, तो 4r/√3 का होल थ्राइस 100। तो जितना सॉल्व हो सके कर लेते हैं। 8 हो गया नीचे 7 21 हो गया, 22 हो गया आर क्यूब, ये आर क्यूब हो गया, ये 64 आर क्यूब हो गया, 64 आर क्यूब हो गया, और ऊपर ले जाता है √3 को होल थ्राइस। इसको जब सरल करोगे तो आपके आंसर कितना आएगा, 68%। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, कट जाएगा तो R3 से, तो ये R3 कट ही जाएगा, ठीक है ना। 64 रहेंगे, 21 रहेंगे, तो इस तरह से गुणा भाग करोगे तो काय केंद्रित गणित व्यवस्था की संकुलन दक्षता 68%, खाली स्थान है तो 32% हो गया, है ना। काय केंद्रित गणित जो है इसमें संकुलन दक्षता ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा कौन सा है, सरल गणित व्यवस्था में संकुलन दक्षता की गणना। तो प्यारे बच्चों इतना हार्ड नहीं है। अब है सरल गणीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता। मुझे बताना सरल घन किसे कहते हैं, कि वह घन जिसमें अवयवी कण कहाँ रहता है, केवल कॉर्नर पर। तो पहले आप घन की प्रैक्टिस, इस पाठ में हम बार बार घन बना रहे हैं, तो घन बनाने की प्रैक्टिस तो आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब कण कहाँ है, कॉर्नर पे, तो एक बड़े बड़े स्पर्श कराते हुए कण रखने पड़ेंगे, ये रख दिए अपन ने। अब मुझे बताओ घन की भुजा ये है, ये आधा बार है, तो ये आर हो गया यहाँ तक, और ये आर हो गया यहाँ तक। तो बस अब सिंस a बराबर 2r, घन की भुजा 2r के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस कोई पूछे तो a/2 होती है हमेशा, त्रिज्या हमेशा जो है उसके भुजा की आधी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, संकुलन क्षमता बराबर क्या है, क्षमता बराबर वही गोले का आयतन, एक ही बोला है, एक गोले का आयतन बटा कुल आयतन घनीय कोष्ठिका, है ना, इंटू 100। कुल आयतन क्या है, घन का है, घनी पढ़ रहे हो आप, है? तो एक गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, कुल आयतन हो जाएगा आपके a क्यूब इंटू 100। मान रख देते हैं सबके, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 रख दो, आर क्यूब रख दो, और a क्यूब हो गया ये 2r का क्यूब इंटू 100, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको हल करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 88 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये r क्यूब है ही है, और ये 8r क्यूब है ही है, 1 8 से 11 से कट जाएगा, और 100, तो ये लगभग आ जाएगा 21, ये r क्यूब गया इंटू 100। तो इसको जब सरल करते हैं ना तो आता है 52.39, यानी 52.4% होती है संकुलन दक्षता। सरल गणित की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, तो बहुत आराम से एक सरल घन बनाइए, इसमें कॉर्नर पे एक कण रखते हैं, उसमें विकर्ण आएगा नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं, क्यों, सिंपल विकर्ण ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद a बराबर 2r आ गया, तो संकुलन क्षमता है एक गोले का आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100। इस तरह से 52.4 अपन इसको डिराइव कर सकते हैं, त्रिज्या वगैरह का सूत्र निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी संकुलन क्षमताओं की गणना। अब आता है गणीय कोष्ठिकाओं का घनत्व का परिकलन, डेंसिटी निकालते हैं। इस पर अंकित प्रश्न किताब में हल किए हुए हैं, उनको भी आपको सरल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग क्या लगाना है, गणीय एकक कोष्ठिका का घनत्व, डेंसिटी,
और सबको अच्छी तरह पता है घनत्व बराबर यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान बट्टा क्या होता है? आयतन। अब किसका द्रव्यमान यहाँ? तो अपन कह देंगे कि डेंसिटी को अपन डी, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा इकाई शैल या एकक कोष्टिका कह दो, इकाई शैल कह दो, इकाई कोष्टिका कह दो का आयतन। तो आयतन तो आपको पता है घनीय एकक कोष्टिका का क्या होता है? भुजा क्यूब हो गया, ठीक है ना। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? ये हो गया आपके घनत्व जो है इसमें निकलेगा कोष्टिका का, तो घनत्व बराबर हो जाएगा एकक कोष्टिका द्रव्यमान में एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, एकक कोष्टिका में कण, एकक कोष्टिका में कण आ जाएंगे, इनको कह देंगे Z, और एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान ये हो गया स्मॉल m, और ये आ गई भुजा क्यूब ए क्यूब। तो अब एक कण का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? ये होगा कि अणुभार में, आणविक द्रव्यमान में अवगाद्रो संख्या का भाग लेना पड़ेगा। Na क्या है? अवगाद्रो संख्या कितनी होती है सबको पता है, वो मोल वाली अवगाद्रो संख्या कितनी, किसका भाग देना पड़ेगा? 6.023 × 10⁻23। इसमें m में, m क्या है? m क्या है? कैपिटल M अणुभार है, तो अणुभार में भाग देना पड़ेगा। तो अपने फाइनल फॉर्मूला आ गया D बराबर कणों की संख्या को कहेंगे Z, एकक कोष्टिका में कण अलग अलग कण होते हैं, उसको एक कण के द्रव्यमान से गुणा करना। एक कण का द्रव्यमान कैसे निकलता है? m/Na से, और नीचे क्या है? भुजा क्यूब। तो प्यारे बच्चों सबका मतलब पता चल गया, कणों की संख्या Z, m अणुभार निकालना हो किसी का, 5 चीजें हैं आपके पास, 5 में से एक चीज गायब होगी और परीक्षा में इस पर सवाल आ जाएगा। ये दिया हुआ आएगा, भुजा दी हुई आएगी, अवगाद्रो संख्या आपको पता ये रही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब बच्चों मान लीजिए 5 है, 5 में से 4 मान दे दूं, डेंसिटी दे दूं, ए दे दूं, ये दे दूं, एम दे दूं, जेड निकल जाएगा। और मान लीजिए जेड यदि 2 आ गया तो उत्तर क्या होगा? वो कौन सा संकुल होगा? तो आप जानते हो अच्छी तरह, जेड 2 किसका होता है? वो बीसीसी संकुल होगा। यदि जेड का मान 4 आ जाएगा, यदि जेड का मान यदि 4 हो तो कौन सा संकुल होगा? वो एफसीसी या सीसीपी लैटिस होगा। लैटिस कौन सा होगा पता चलता है। बाकी कैलकुलेशन है, गणित है, वो तो आप उनको सॉल्व करनी। मुख्य सूत्र ये 5 पैरामीटर में से एक चीज गायब होगी, वो करनी, गुणा भाग करके अपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सूत्र है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये सारे कैलकुलेशन वाला पार्ट था, अब इसमें सब थ्योरी पार्ट है। अब अपन पढ़ने जाएंगे आगे ठोसों में अपूर्णताएं। हाँ बेटा, अब पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और क्या पढ़ेंगे? ठोसों में अपूर्णताएं। अपूर्णता मतलब पूर्णता नहीं है, डिफेक्ट। कोई चीज जब परफेक्ट नहीं होती ना बेटा, ठीक है ना, एकदम कण व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो अपन कहेंगे डिफेक्ट है, दोष। तो अब हम पढ़ेंगे ठोसों में दोष या कमियां। कमियां बेटा 2 प्रकार की होती है ठोसों में। तो अब उससे पहले कमी नहीं है उस समय एक आदर्श ठोस होता है। उस आदर्श ठोस को कब मानते हैं? आदर्श स्थिति होती है कि 0 पूर्ण ठोस या आदर्श ठोस केवल 0 केल्विन पर जो है संभव है। इसका मतलब है कि 0 केल्विन ताप पर उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन ऐसा होता नहीं, 0 केल्विन संभव नहीं। -273 डिग्री, 0 क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये टेम्परेचर अपन लाइफ में पॉसिबल है? देखना नहीं है। तो अपन सकते भाई सामान्य ताप पर तो हमेशा उसमें क्या होगी? दोष होगा, डिफेक्ट होगा, उसमें अपूर्णता होगी। अपूर्णताएं जो होती है सामान्यतः 2 प्रकार की त्रुटियां होती है। त्रुटियां मतलब अपूर्णता कह दो, दोष कह दो, ये 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण यदि दोष हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे n प्रकार के और p प्रकार के अर्धचालक पड़ेंगे अपनी इसी पार्ट में, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। और अपने मेन कोर्स में जो है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, ये दोष परमाणु की विचलन, परमाणु इधर उधर चले जाए, ठोस से निकलकर या आ जाए, परमाणु की विचलन या अनियमितता के कारण उत्पन्न होती बेटा, वो होते हैं बिंदु दोष। अपने मेन पढ़ाई इनकी है। और बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ये आप नोट करेंगे साथ साथ में। तो कौन से दोष अपने कोर्स में है?
बिंदु दोष। परिभाषा आपने लिख ली कि वे दोष जो परमाणु के विचलन के कारण होते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, साथ साथ नोट कर लें आप। फर्स्ट है बच्चों स्ट्राइकियोमिति दोष, स्ट्राइकियोमिति दोष जिसमें अनुपात बिगड़ता नहीं हुआ, स्ट्राइकियोमिति दोष। दूसरे पढ़ेंगे अपन नॉन स्टाइकियोमिति दोष, और तीसरा पढ़ेंगे अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्योरिटी, बाहर से अशुद्धि मिलाई जाएगी उससे दोष। तो ये आपकी बोर्ड में आया है अशुद्धता दोष का। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्ट्राइकियोमिति दोष। तो परिभाषा आपको मन से बनानी है कि वे दोष या कमियां जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात अपने मूल सूत्र के समान ही होता है, बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम स्ट्राइकियोमिति दोष कहते हैं। वे दोष जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात, धनायन व ऋणायन का अनुपात, ऋणायन का अनुपात, रेशियो, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात मूल सूत्र के समान ही होता है, मूल सूत्र के समान ही रहता है, समान ही रहता है, उसे स्ट्राइकियोमिति दोष कहते हैं। स्ट्राइकियोमिति दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आसान है, और इनको दो भागों में बांट देते हैं। शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की दोष, और दूसरा होता है बच्चों फ्रैंकल दोष। तो अब इनको अपन डायग्राम से समझेंगे कौन कौन से हैं फ्रैंकल, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। तो स्ट्राइकियोमिति दोष दो प्रकार का बताया बेटा, कौन कौन सा? एक तो शॉर्ट की दोष और दूसरा कौन सा है बेटा? फ्रैंकल दोष। दोनों को समझ भी लेंगे और अंतर भी याद हो जाएगा। तो शॉर्ट की दोष की ट्रिक बेटा ये है कि शॉर्ट की दोष में शॉर्ट कर दो आप, दो धनायन ऋणायन करो, दो ऋणायन भी गायब कर दो, अनुपात नहीं बिगाड़ना है, ठीक है ना। एक धनायन गायब होगा तो एक ऋणायन भी गायब हो जाएगा, ये होता है शॉर्ट की दोष में शॉर्ट कर दो। और फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि छोटा धनायन होता है वो छुपा छुपी खेलता है, तो छुपा छुपी वाली बात याद रखना कि छुप जाता है। एक छोटा ठोस अपना स्थान छोड़ करके ठोस के अंतराकाश में छुप जाता है, इसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं बच्चों। तो कोई गलती नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम तैयार करने के लिए आप गोले बना लो फिक्स, 12-12 गोले। ये आप गोले मेरे साथ साथ बनाओगे, इधर भी बनाओगे, इधर भी बना लेना। तो परिभाषा खुद ही बनानी है। लगभग ये दोष उनमें होता है जिनमें आकार, धनायन और ऋणायन का आकार समान है। तो देखना प्लस माइनस ठोस, ये जो सारे ठोस है वो आयनिक ठोस है, तो प्लस माइनस से मिलके बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो प्यारे बच्चों इन ठोसों को आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद देखना बेटा यहाँ प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। अब एक धनायन गायब किया है मैंने, तो एक यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी गायब कर दीजिए। माइनस प्लस माइनस, ये प्लस, ये क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो इस देखिए खाली होल हो गए, दो स्थान आ गए। शॉर्ट के दोष में एक धनायन गया, ऋणायन भी चला गया, कहीं से भी भेज दो, तो ये कौन सा दोष हो गया? ठीक है ना। अब चूंकि ये खाली स्थान हुआ है तो शॉर्ट की दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष भी हुआ। खाली स्थान को क्या कहते हैं? रिक्त स्थान, है ना। तो ये कैसा दोष हुआ? रिक्तिका दोष। तो परिभाषा बना सकते हो खुद ही कि वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपने स्थान से चले जाते हैं उसे शॉर्ट की दोष कहा जाता है। अब कहाँ गए उसको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। इसी तरह से आइए फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या बताया? छुपा छुपी वाला। तो एक छोटा धनायन छुप जाएगा अंतराकाश के अंदर, ये खाली जगह होती है ना,
इस खाली जगह को अंतराकाश कहते हैं, इसके अंदर जाकर के छुप जाएगा। तो धनायन थोड़ा छोटा बनाना है, ऋणायन बड़ा, छोटा, वापस बड़ा, ये बड़ा आएगा तो ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, यहाँ छोटा आ जाएगा, ये बड़ा। ये है आपके, ये उनमें पाए जाते हैं जिसमें धनायन थोड़े छोटे आकार के। ये है फ्रैंकल दोष की बात। ये प्लस माइनस माइनस, ये अपना स्थान छोड़ करके यहां छुप गया बदमाश। कहाँ? यहाँ। ये अलग से दिखा देते हैं। ये अपना ये हो गया होल, ये खाली जगह हो गई, यहां चला गया है। तो ये क्या उत्पन्न किया इसने? होल या छिद्र। ये क्या है? होल। दो होल हो गए, ठीक है ना, इनको कहते हैं अपन होल, HOLE, होल, छिद्र, ठीक है। ये छुप गया। अब बताइए मुझे साहब, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह दोष जिसमें छोटा धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश के अंदर चला जाता है, उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, परिभाषा बना सकते हो खुद, यहां लिख सकते हो पहला अंतर कि वह दोष जिसमें समान संख्या में अनुपात नहीं बिगड़ा। देखो इसमें भी अनुपात नहीं बिगड़ा, समान संख्या में गए, पहले 6 थे, अब 5 हो गए, तो अनुपात क्या हो? एक अनुपात एक, तो अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है ना। वह दोष जिसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने स्थान से चले जाते हैं, अपने स्थान से चले जाते हैं। अब कहां गए ढूंढना नहीं है, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या लिखोगे? वह दोष जिसमें छोटा धनायन अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान साथ साथ लिखो, ठीक है, स्थान छोड़कर कहां चला जाता है? अंतराकाश में चला जाता है। अंतराकाश, कौन सा अंतराकाश? है खाली जगह में चला जाता है, उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। ये दोष कहाँ मिलता है? अंतर लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ऊपर, अंतर की सारणी आप बना दीजिए, ये अंतर ही याद हो जाएगा। दूसरा अंतर क्या है? अब बताओ साहब, इसमें खाली जगह होगी तो आयतन बढ़ गया, तो आयतन बढ़ने से घनत्व कम हो जाता है। तो इस दोष द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दोष द्वारा ठोस का घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, कम होता है। घनत्व कम पड़ गया साहब, इसमें घनत्व कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल छुपा छुपी खेलते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें लिखेंगे अपन यहां पर, इसमें दूसरा अंतर है, इस दोष द्वारा ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ओके बच्चों। अब जाएंगे कहाँ जाते हैं? जहां समन्वय संख्या ज्यादा हो। ये दोष वहां मिलता है जहां समन्वय संख्या ज्यादा हो। यह दोष वहां पर अधिक होता है, वहां पर अधिक होता है जहां ठोस की समन्वय संख्या अधिक हो, समन्वय संख्या अधिक हो। और ये कहाँ मिलता है? यह दोष वहां पर होता है जहां समन्वय संख्या कम और छोटा धनायन, इसमें धनायन और ऋणायन का आकार क्या है? समान। एग्जांपल्स आपको क्लियर कर देंगे। उदाहरण, इसका उदाहरण है NaCl, बड़े मिल जाएंगे, AgCl वगैरह है, इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल है ZnSS, AdS है, और AgBr ऐसा उदाहरण है बच्चों
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा है ना, जिसमें दोनों दोष होते हैं, जिसमें शॉर्ट की दोष भी होता है फ्रैंकल। तो इस स्टार में याद रखना बेटा, बराबर साइज के हैं, इसमें थोड़ा धनाइन छोटा है, तो इस प्रकार अपन शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष कहते हैं। और ये कौन से दोष थे? स्टाइकियोमिति दोष। अब आप कौन सा पढ़ोगे? नॉन स्टाइकियोमिति दोष किसे कहते हैं? इसमें स्टाइकियोमिति बिगड़ी क्या? अनुपात नहीं बिगड़ा, छुपा छुपी गया, बाहर थोड़ी गया है। इसमें जितने धनाइन गए उतना ऋणाइन चला गया, तो अनुपात नहीं बिगड़ा, इसलिए ये दोष कौन से थे? स्टाइकिक दोष। ये दोष कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, नाम है शॉर्ट की और फ्रैंकल, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। अब पढ़ेंगे अपन नॉन स्टाइकियोमिति दोष। कौन से दोष पढ़ने जा रहे हैं अपन? नॉन स्टाइकियोमिति दोष। नॉन स्टाइकियोमिति दोष, जैसा नाम जैसा काम है कि वे दोष जो धनाइन तथा ऋणाइन के अनुपात क्या है? वे दोष जिनमें धनाइन तथा ऋणाइन का अनुपात, धनाइन व ऋणायन का अनुपात मूल सूत्र से, मूल रासायनिक सूत्र से अलग प्राप्त हो जाता है, अलग प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन स्टाइकियोमिति दोष कहते हैं। उसे नॉन स्टाइकियोमिति दोष कहते हैं। स्टाइकियोमिति दोष कहते हैं, दोष कहते हैं। ये दो प्रकार का, मुख्यतः ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस, धातु आधिक्य दोष। अब धातु का आधिक्य दो तरह से हो सकता है। ये हो सकता है या तो आप माइनस कम कर दो तो प्लस बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं ऋणायन का अभाव। किसका अभाव कर दोगे? ऋणायन, नेगेटिव ऋणायन का अभाव कर दो। या फिर आप दूसरा कर सकते हो कि धातु अधिक, मतलब धातु धनावेशित होता है, प्लस बढ़ा दो तो धनायन का आधिक्य, धनायन का आधिक्य। दो तरह से आप धातु आधिक्य कर सकते हैं, मेटल एक्सिस कर सकते हैं, दोष। इसी तरह से ये दूसरा जो इसका प्रकार है धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंसी, धातु न्यूनता दोष। धातु की कमी भी कर सकते हो, वो भी दो तरह से कर सकते हो। ऋणायन का अभाव किया तो यहाँ ऋणायन का आधिक्य कर दो, ऋणायन का आधिक्य कर दीजिए, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं, धनायन की कमी कर दीजिए, धनायन की कमी। तो अनुपात बिगाड़ना, मतलब धनायन ऋणायन दोनों साथ नहीं जाएंगे, एक जाएगा तो एक का अभाव होगा, तो उससे कहते हैं नॉन स्टाइकिक दोष, ठीक है ना। इसमें होगा, एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। उदाहरण क्या है कि फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड में फेरस और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:1। फेरस और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:1 है। लेकिन प्रयोगों से प्राप्त FeO में अनुपात देखना आप, FeO 0.960, यानी ऑक्सीजन मतलब 0.96 और 1, ये तो 0.96 है, मतलब एक की जगह 0.96 हो गया। कुछ में पाया जाता है 0.98, तो क्या होगा? इसी तरह से निकल के कुछ उदाहरण है, निकल भी अपने NiO निकल ऑक्साइड है, वो अलग अलग रेशियो में पाया जाता है, 0.98, 0.96। तो ये हो क्या रहा है कि ये धातु की कमी हो जाती है, धातु न्यूनता हो जाती है। यहाँ धातु 1:1 है, यहाँ 0.9 है, इसका मतलब कहीं धातु चला गया है, तो कहाँ चला गया वो हम देखेंगे। तो नॉन स्टाइकियोमिति दोष दो प्रकार के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। सबसे पहले धातु आधिक्य दोष पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे ऋणायन का अभाव। तो हेडिंग आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चों? हेडिंग क्या लगाना है?
हेडिंग लगाना है धातु आधिक्य दोष, और ब्रैकेट में लिखना है ऋणाइन का अभाव, ऋणाइन मतलब नेगेटिव का अभाव। तो जैसा काम वैसा करना है, ऋणाइन का अभाव करना, ऋणाइन की कमी करनी है, अनुपात बिगाड़ना है। तो अब आप जो चित्र बनाए थे अपने वही गोले फिक्स कर दो, ठीक है ना, 12 गोले फिक्स कर दीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 और 12। सबसे पहले तो इनको बढ़िया मिला दो। ठोस आकर्षित होता है, ठोस आयनिक होता है, आयनिक कण आपस में बंधे होते हैं, ये ठोस है। आयनिक ठोस की आपकी मेन पढ़ाई होती है। हो गया। अब आप क्या करो साहब, धातु ऋणाइन का अभाव करना है। तो अपन पहले तो ये धनाइन ऋणाइन से होता है ए प्लस, यहाँ धनाइन को ए प्लस ले लेते हैं, ऋणाइन भी माइनस ले लेते हैं, इनसे मिलकर बना हुआ ये आयनिक ठोस, ठीक है। ये भी प्रकार का ठोस है ये। तो a प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहाँ क्या आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। हाँ, ऋणाइन का अभाव है, ये अभाव कर दिया, खाली जगह छोड़ दो ऋणाइन, ए प्लस बी माइनस, ये खाली जगह को कहते हैं होल, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी माइनस यहाँ क्या आएगा, ए प्लस, या बी माइनस है तो यहाँ आएगा ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, कोई टेंशन नहीं। अभाव तो हो गया। होगा क्या कि इस प्रकार के ठोसों में धातु जब मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाते हैं। देखो इसमें ऋणाइन जाने से ऋणावेश का अभाव हुआ है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो धातु की वाष्प द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन, होल के अंदर कौन चला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वह स्थान जो ऋणाइन के अभाव से उत्पन्न होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उससे हम एफ केंद्र कहते हैं। तो ऋणाइन के अभाव से क्या लिख देंगे अपन, ऋणाइन के अभाव से उत्पन्न खाली स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की वाष्प द्वारा, धातु गर्मी में पड़े रहते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है उस, ठीक है ना। इस प्रकार एक केंद्र का निर्माण होता है, केंद्र का निर्माण होता है, उसे एफ केंद्र कहते हैं, कैपिटल एफ सेंटर कहा जाता है, एफ केंद्र कहते हैं। तो वास्तव में ये एफ होल है जहां, उसको कहते हैं एफ केंद्र। अब एफ क्या है, एफ एक जर्मन शब्द है। एफ क्या है, ध्यान देते हैं, एफ कैपिटल एफ जो लिया है इसने, इसका मतलब एक क्या है, कैसा जर्मन शब्द है, और इसका मतलब होता है फेरबैंजेंट, फेरबैंजेंट। इसका मतलब होता है रंग केंद्र, कलर केंद्र, रंग केंद्र, कलर सेंटर। इसके कारण रंग उत्पन्न हो जाता है। तो इस एफ केंद्र के कारण ही पड़े हुए जो ठोस होते हैं, जैसे नमक पड़ा है तो पीला पड़ जाता है, ठीक है ना, LiCl बैंगनी हो जाता है, ठीक है ना। तो एफ केंद्र क्या है, फेरबैंजेंट, इसका मतलब रंग केंद्र। तो एफ केंद्र के कारण ही रंग आते हैं। तो एफ केंद्र के कारण ही ये सवाल आ सकता है बोर्ड में कि ये कलर क्यों आ जाता है, ठीक है ना। तो लिख देंगे एफ केंद्र के कारण, एफ केंद्र के कारण, एक्चुअली एफ केंद्र के कारण तो अपन लिखते हैं, बाकी एफ केंद्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके कारण, एफ केंद्र के कारण दोषयुक्त यानी शुद्ध नहीं, दोषयुक्त NaCl, नमक NaCl कैसा हो जाता है, नमक पड़ा पड़ा पीला नहीं होता, होटलों में देखो आप धूप में पड़ाएगा तो पीला पड़ जाएगा, NaCl पीला, KCl बैंगनी और LiCl गुलाबी हो जाता है। प्यारे बच्चों, गुलाबी हो जाता है। तो ये दोष के कारण इसमें कमी हो जाती है। ये था ऋणाइन का अभाव, उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ, एफ केंद्र के कारण क्या उत्पन्न होता है, कलर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि KCl बैंगनी होता है, LiCl गुलाबी होता है, NaCl पीला, ये कलर कुछ नहीं, रंगहीन होता है, लेकिन कलर आता है, क्यों आता है,
उत्तर आपको एफ के अंदर देना पड़ेगा और वो चित्र भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलता है। इसी तरह से मेरे बच्चों सेकंड लेते हैं अपन, क्या, बी। ये भी धातु अधिक के दोष है। इसमें क्या करेंगे, धनायन का आधिक्य, धनायन का आधिक्य। तो जैसा लिखा है वैसा करना। धनायन का आधिक्य का मतलब है एक्सिस ऑफ धनायन, धनायन बढ़ाना। 12 घोड़े फिक्स कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे डायग्राम में, और साथ साथ में डायग्राम बनाने वाला ही समझ पाता है उस बात को। इन घोड़ों को आप मिला दीजिए सब। इनको मिलाने के बाद जैसा लिखा है वैसा करना है। धनायन का आधिक्य करना है तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस, ठीक है ना, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस आ गया है, बी माइनस और बी माइनस। अब आपको जैसा कह रहा है वैसा कर दो। अधिक्य तो अधिक कर दो, लो सा किसका अधिक्य, धनायन का, लो धनायन का अधिक्य कर दिया। अब धनायन आया जाओ तो ठीक है। अब इसको उदासीन कैसे करें, उदासीनता बरकरार रखनी, तो ये तो नष्ट हो जाएगा, ठोस अक्रियाशील हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि इसको उदासीन करने के लिए जो धातु की वाष्प होती है, गर्म करने पर जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में चले जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके कारण ही कलर उत्पन्न होंगे। तो ऐसे दो दोष भी हैं जिसमें डायरेक्ट गर्म करने पर कलर आता है। तो इस पर भी एक सवाल आता है, शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये रहा कि श्वेत जेडेनो, श्वेत जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक ना, गर्म करने पर पीला दिखता है, पीला दिखता है, क्यों? तो इसका रीजन भी यही धातु अधिक्य है। कैसे होता क्या है कि जो ही अपन जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं ये धातु अधिक्य हो जाता है, ये धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन मुक्त कर देता है O2, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा हो जाता है, पीला। कब गर्म करने पर ठंडा होता है वापस तो कैसा हो जाता है, श्वेत। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। तो आपको इसका आंसर भी ये लिखना है, धातु अधिक्य दोष के कारण होता है ऐसा, और इसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु अधिक्य हुआ पीला दिखेगा, ठंडा करोगे वापस ग्रहण कर लेगा ऑक्सीजन को और वापस जिंक ऑक्साइड बनेगा, वापस श्वेत हो जाएगा। तो कलर दिखने के कारण आपको पता चल जाएगा धातु अधिक्य दोष और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है इसके लिए। कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या पढ़े बच्चों आपने, है बच्चों ये जो आपने दोष पढ़े हैं वो थे धातु अधिक्य दोष। अब अपन पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। धातु की कमी होगी देखना इसमें ना, सभी दूसरे प्रकार का है इसमें, ये भी धातु न्यूनता दोष। तो प्यारे बच्चों धातु न्यूनता दोष की ओर बढ़ते हैं अपन। ये किसके कारण, ऋणायन का आधिक्य कर देते हैं, का आधिक्य, एक्सिस ऑफ एनायन कर देते हैं। एक ऋणायन बढ़ा देंगे, 12 घोड़े फिक्स कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ये आप देखिए 12 गोले को बढ़िया मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा वैसा करो। ऋणायन का अधिक्य एक माइनस बढ़ाना है, कहीं भी खाली जगह पड़ी है वहां एक माइनस को आप बढ़ा दीजिए मेरे साथ साथ। तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, अभी ये तो हुआ ठोस। अब काम तो अब चालू होगा, ऋणायन का अधिक्य करना है तो ऋणायन का अधिक्य कर देता हूँ, ए बी माइनस का अधिक्य। अब ये अधिक्य तो कर दिया, अब इसका आवेश को उदासीन करना जरूरी है, तो ये अस्थायी हो जाएगा। अब क्या करें, जैसा बाहर से धनायन लाओ, धनायन ला नहीं सकते आप, तो इसको उदासीन बनाए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी धातु को अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ानी पड़ेगी। तो एक धातु अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ा सकते हैं, याद दिलाऊं आपको, फेरस फेरिक में बदल जाएगा, निकल Na2 प्लस Na3 प्लस में बदल जाएगा। मतलब उस धातु की सारे यदि फेरस है तो एक को फेरिक बनना पड़ेगा, फेरिक, ठीक है ना। तो फेरस की कमी हुई तो यहाँ A प्लस की कमी होगी, उसको A+2 में चला गया और ये उदासीन हो गया।
तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, धातु की कमी हो जाती है। कौन सी? A+ की कमी। तो और ये कहाँ मिलती है? जहां परिवर्तनशील संयोजकता हो, धातु अपनी संयोजकताएं बढ़ा सकता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है ना। तो बच्चों ये बढ़ा दिए अपन ने, कैसा? कमी। तो भाई कमी बहुत नहीं करते, धातु तो त्यागते हैं, कमी कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यह दोष संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के तत्वों में जहां परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था पाई जाती है, परिवर्ती संयोजकता कह दो, संयोजकता होती है, वहां पर होता है परिवर्तनशील, ठीक है ना। जैसे फेरस था तो फेरस कहाँ चला गया? फेरिक में, तो धातु की न्यूनता हो गई। इसीलिए अपन ने पढ़ा था कि जब फेरस ऑक्साइड था उसका अनुपात 1 अनुपात है, लेकिन प्रयोगों से कम पड़ा। क्यों पड़ा? तो अब पता चल गया होगा आपको कि फेरस की कमी हुई। देखो ये 0.9 हो गया, 1 था या 100 था, तो ये 0.9 कैसे हो गया? तो ये फेरस था बेचारा, कहाँ चला गया? फेरिक में। इस प्रकार फेरस की न्यूनता हो जाती है, इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। ये किसके कारण हुआ है? ऋणायन के अधिक के कारण एक को ऑक्सीजन अवस्था बढ़ानी पड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसके कारण यहाँ ऑक्सीजन अवस्था में वृद्धि, परिवर्ती ऑक्सीजन अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखें, काम की चीजें। तो ये तो था ए, ऋणायन के अधिक कैसे, या फिर धातु न्यूनता कैसे कर, धनायन की कमी कर दो। तो अपन अब बी लिखेंगे, अपन धनायन की कमी। तो धनायन कमी को कहते हैं अभाव, बी, धनायन का अभाव। धनायन का अभाव कर देते हैं प्यारे बच्चों। धनायन का अभाव में वही 12 गोले बनाइए और एक धनायन की कमी कर दीजिए, वो A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, धनायन की कमी कर दी, ये लो कमी, और ये बी माइनस। ओके, अब कमी तो हो गई तो ठीक है, कमी इसको कहते हैं होल। इसके कारण एक धनायन कम पड़ गया ना भैया जी, उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसमें वही बात होगी कि इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए एक धातु को अपनी ऑक्सीजन अवस्था यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, A2+ करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी धातु न्यूनता दोष, यानी परिवर्तन से संयोजकता, एक धातु को अपनी ऑक्सीजन अवस्था बढ़ानी पड़ेगी। मूल भावना वही आएगी, धातु की कमी, कोई फेरस है वो फेरिक में चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इसमें धनायन का अभाव हो रहा था तो ऋणायन का अभाव नहीं कर रहे थे, अनुपात बिगड़ गया था, इसलिए इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धातु आधिक्य और धातु न्यूनता, ठीक है ना। और फिर वो 2 चित्रों से इनको समझाया गया था। और लास्ट दोष कौन सा है? अशुद्धता दोष। इसमें बाहर से आप अशुद्धि मिलाओगे। तो लास्ट अपन पढ़ते हैं धातुओं में अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता। तो पिघले हुए नमक में अपन क्या करेंगे? मॉल्टन NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड या इसकी अशुद्धि मिलाएंगे। तो नाम क्या है? अशुद्धता दोष। तीसरे प्रकार के दोष है। इसमें क्या करोगे? गलित जो है पिघले हुए NaCl में, गरम NaCl है, उसके अंदर SrCl2 की या CdCl2 की अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होगा? अशुद्धि है ये, तो आपको मिलानी है बाहर से, तो इसके कारण दोष आएगा, देखना, अशुद्धि दोष आएगा, ठीक है ना। ये बोर्ड में भी आया इस साल, तो कुछ नहीं है, 12 गोले फिक्स। ये हो गया आपके धनायन, ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ये Na+ था Cl, Na+Cl, नमक के अंदर जो है अपन मिलाएंगे अशुद्धि। देखना प्यारे बच्चों क्या करते हैं, Na+Cl-, ये Cl- एक Sr+ आ गया। स्ट्रोंशियम का क्या चार्ज होता है? 2+, या कैडमियम होता तो Cd2+, कोई भी मिला देंगे उसे, Sr2+। अब उसकी जगह Na की जगह Sr ने स्थान लिया, लेकिन लिया तो ठीक है, अशुद्धि ने, ये अशुद्धि है तो पर बेटा बदमाश है यार,
ये अशुद्धि इस पे 2 आवेश है और Na पे +1 है, तो एक उदासीन धनावेश क्या करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक होल बनाना पड़ेगा। NCl + Cl- Na + Cl-, ये खाली जगह हो जाएगी। इसकी सूचकता 2 होने के कारण यहाँ पे एक स्थान खाली करना पड़ेगा। और कैसा होल है, धनावेशित छिद्र। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 मोल अशुद्धि मिलाने पर कितने धनावेशित होल बनते हैं। एक मोल से एक से एक होल बनेगा, एक खड्डा रखना पड़ेगा खाली, और वो है धनावेशित वैकेंसी, पॉजिटिव वैकेंसी बन जाएगी। तो आपसे पूछेंगे क्या होगा जब अशुद्धि मिला दी जाए, तो अपन कहेंगे कि एक धनावेशित छिद्र बन जाएगा। इस प्रकार अपन लिख सकते हैं कि गलित NaCl में SrCl2 की अशुद्धि मिला दी जाए तो एक धनावेशित होल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार का बच्चों ये थे ठोसों में कमियां या त्रुटियां। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ठोसों के विद्युतीय और चुंबकीय गुण।